चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर बेसिक जो टर्म्स हैं वो मैंने आपको ब्रेक से पहले बताई थी। सारी टर्म्स आ गई क्या समझ में? ठीक है, अभी आप हेडिंग डालो द रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। हेडिंग डालो द रेट ऑफ फ्लो और द डिस्चार्ज। डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो किसको कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ फ्लो और द डिस्चार्ज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ फ्लो और द डिस्चार्ज? रेट ऑफ फ्लो, इसके लिए सिंबल क्या यूज किया जाता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हम यहाँ पर पहली बार इसको यूज कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, क्योंकि हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया है, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर फ्लो होगा, मोशन होगा। तो सबसे पहली जो टर्म यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रेट ऑफ फ्लो, दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ठीक है, और ये इक्वेशन आपको पता होगी, क्यू जो होता है वो होता क्या है बताना जरा। रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो की बेसिक डेफिनेशन क्या है? कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम में किसी जगह से पास होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको रेट ऑफ फ्लो कहते हैं, इसी को डिस्चार्ज कहते हैं, है ना। तो नोट कर लो, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो, और यू कैन से द डिस्चार्ज। ठीक है, यही आपका डिस्चार्ज भी कहलाता है। तो रेट ऑफ फ्लो इज बेसिकली वॉल्यूम, कितना पास होगा किसी जगह से पर यूनिट टाइम में, इसको आप रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज वॉल्यूम? You can write volume as, ठीक है, you can write volume as area multiplied by distance। सोचो जरा, अगर मान लो किसी पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, पाइप में बड़े आराम से देख लोगे आप, है ना। सोचो जरा, इस सेक्शन से यहां से किसी टाइम में कोई लिक्विड पास हुआ, एक ट्रेन की तरह समझो लिक्विड को, ना, एक ट्रेन की तरह समझो कि ट्रेन है, वो किसी पॉइंट से यदि पास होगी तो किसी टाइम में जो ट्रेन का जो इंजन है वो आगे की तरफ जाएगा। तो वो जो फ्लूइड की जो लेयर है, जो आगे के पार्टिकल्स है, वो इस क्रॉस सेक्शन से आगे यहाँ तक निकल चुके होंगे। तो इसके पीछे सारे के सारे पार्टिकल कितने आगे निकल चुके होंगे? जैसे मान लो, जरा ध्यान देना, किसी टाइम टी में जो लिक्विड की जो लेयर है वो यहाँ से फ्लो करते करते यहाँ आ गए, उसके पीछे के पीछे सारे लिक्विड फ्लो कर चुके हैं क्या? इस क्रॉस सेक्शन को पार कर चुके हैं क्या? जो भी लिक्विड यहाँ पर आपका है वो सारा का सारा उस टी टाइम के अंदर इस सेक्शन को पास कर चुका है। यस और नो? तो कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम इस सेक्शन को पास किया है किसी टाइम टी के अंदर, ये क्या कहलाता है? ये आपका पर यूनिट टाइम में डिस्चार्ज कहलाता है ना। पर यूनिट टाइम में जब इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करोगे तो डिस्चार्ज कहलाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर आप ए ले ले, पाइप होगा तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर देंगे, इसको मैं लेंथ कह दूं यहाँ पर। ठीक है, तो टर्म क्या आ गई? आप वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। बताना जरा, ये कौन सी स्पीड है? लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके अलोंग जो डायमेंशन है वो तो लेंथ है, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो इस डायरेक्शन की स्पीड मिल जाएगी क्या? तो यहाँ पर आपको स्पीड मिल जाएगी इसी डायरेक्शन की। दिस इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ध्यान देना, इस फॉर्मूले में ये जो वेलोसिटी होती है ये हमेशा एवरेज होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपने जब न्यूटोनियन इक्वेशन पढ़ी थी, कौन सी इक्वेशन? टाउ बराबर म्यू du by dy। तो उस टाइम पर मैंने आपको बोला था कि पाइप की दीवारें रुकी हुई अपनी जगह पर है, बहता हुआ पानी जब जाएगा तो पाइप की दीवारें इस पर शीयर लगाती है क्या? शीयर की वजह से शीयर की वजह से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। पाइप की दीवारों पर वेलोसिटी 0 होगी और पाइप की दीवारों से मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि सेंटर पर वेलोसिटी कैसे होगी? मैक्सिमम होगी। पाइप की दीवारों से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो वो सेंटर है, तो सेंटर से जो शियर रेजिस्टेंस मिलेगा आपको पाइप की दीवारों वाला, वो सबसे कम होगा। तो आप बोलोगे शियर का वेरिएशन, शियर 0 होगी, यानी कि यहां पर आप 0 मानोगे और यहां पर पाइप की दीवारों पर शियर को मैक्सिमम मानोगे। वेलोसिटी इस जगह की 0 होगी और इस जगह पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी सेंटर पर। ये आगे जाके पूरा कंसेप्ट आएगा, है ना, विस्कस फ्लो, विस्कस पाइप फ्लो जब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटी मोटी जानकारी आप रखो, है ना। तो वेलोसिटी में क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। पूरी दुनिया Q बराबर A इंटू V लिखती है, लेकिन आप लोग लिखने की आदत क्या डालोगे? जब जब भी इस इक्वेशन को लिखोगे आप ऐसे समझना, चाहे नहीं लिखो Q बराबर AV लिखने की प्रैक्टिस है, Q बराबर AV लिखो, लेकिन V हमेशा कौन सी स्पीड है? एवरेज स्पीड है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? फिर से वही बात, जब जब भी मुझे एफएम में एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, निकालना मैं चाहूंगा, हमेशा इसी इक्वेशन को लगाऊंगा, डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड हम जब जब भी निकालने जाएंगे डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया करते हुए नजर आएंगे। बात समझ में आ गया? तो कोई भी नहीं लिखता इसको इस तरीके से, लेकिन आप लोग लिखो कि जो डिस्चार्ज है वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय वी बार है, वी बार एवरेज वेलोसिटी है ना। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, जहां पर सब बच्चे मिस करते हैं इसको। तो Q बराबर A इंटू V,
वेलोसिटी मैंने अभी बातों बातों में आपको बता दी कि भाई वेलोसिटी का वेरिएशन आएगा सेक्शन के अंदर, है ना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो कौन सी वाली वेलोसिटी, किस जगह की वेलोसिटी, तो ये किसी जगह की वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है ना। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। चलो, तो Q बराबर A इंटू वी, ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख पाते हैं, ठीक है, एरिया इंटू वेलोसिटी, और एरिया के, ठीक है, एरिया कैसा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया लेना पड़ेगा। आप देखो ना वॉल्यूम निकालते समय आपने एरिया कौन सा लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, और वेलोसिटी कौन सी ली, परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, जो वेलोसिटी होगी वो लेनी पड़ेगी। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला लिखते समय एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और वेलोसिटी आपको एवरेज लेनी पड़ेगी, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट आप नोट करो, जनरली लिक्विड के लिए तो हम, ठीक है, ये जो आपको बताते हैं ये आपकी फ्लो रेट इस तरीके से डिफाइंड होती है, दिस इज डिफाइंड फॉर लिक्विड। आप कर सकते हो गैसेस के लिए भी, लेकिन जनरली गैसेस के लिए जब बात की जाती है, ठीक है, तो वो मास फ्लो रेट की टर्म्स में बात की जाती है। तो लिक्विड के लिए जब जब भी हम डिस्चार्ज देखने जाएंगे तो उसको हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम से, और जब जब भी हम किसी गैस के लिए इसकी बात करेंगे तो हम यहाँ पर मास फ्लो रेट की बात करेंगे, है ना। तो नोट कर लो, हम यहाँ पर बात करेंगे मास फ्लो रेट। व्हाट इज द मास फ्लो रेट, तो किसी जगह पर, ठीक है, मास फ्लो रेट यदि आप लिखना चाहते हो तो मास फ्लो रेट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू मास दैट इज फ्लोइंग। अब यहां पर हम वॉल्यूम की टर्म्स में बात नहीं करेंगे, मास की टर्म्स में बात करेंगे, कितना मास पर यूनिट टाइम में इस सेक्शन से पास कर चुका है, कितना मास पर यूनिट टाइम में इस सेक्शन से निकल चुका है। बात समझ में आ रही है, उसको क्या कहते हैं, उसको आप मास फ्लो रेट कहते हैं। तो मास फ्लो रेट इज द मास डिवाइडेड बाय टाइम, एंड मास को क्या लिख सकते हैं, मास इज द डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम। तो दिख रहा होगा आपको वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम इज व्हाट, डिस्चार्ज, है ना। तो रो इनटू क्यू, तो बहुत जरूरी है इस चीज को भी समझना, ठीक है। जब मैं टरबाइन वगैरह बताऊंगा, पावर वगैरह के रिलेशन देखेंगे तो रो इनटू क्यू टर्म बार बार दिखेगी आपको। तो मास फ्लो रेट जब जब भी आप लिखोगे रो इनटू क्यू के बराबर होगा, है ना। मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो इनटू क्यू। व्हाट इज द यूनिट, बताना जरा यूनिट क्या है, व्हाट इज द यूनिट, डिस्चार्ज की यूनिट क्या है। आप लिख दोगे मीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर, या फिर आप लिखते हुए नजर आओगे लीटर पर सेकंड में, या फिर आप लिखते हुए नजर आओगे लीटर पर मिनट के अंदर, या फिर आप लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, या सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या पर डे, पर आवर। तो बेसिकली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट चल रही है ना। अलग अलग यूनिट्स में हम काम करते हुए नजर आएंगे। यहां बताना जरा मास फ्लो रेट की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है मास ऊपर था तो मास का मतलब है किलोग्राम डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि सेकंड्स में हो सकता है। तो आप जब इसकी यूनिट लेंगे तो किलोग्राम पर सेकंड के अंदर इसको डिफाइन करेंगे ना, किलोग्राम पर सेकंड। या फिर अगर आप इसको ग्रेविटी से भी मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो मास फ्लो रेट में हो सकता है कि कभी हम जब डिफाइन करें तो मास ना लेकर के वेट ले, है ना। तो अगर वेट लेते हो, वेट पर यूनिट टाइम करते हो, तो बताओ कहाँ चेंज आएगा, टर्म के अंदर बस जी और आ जाएगा, रो इंटू क्यू इंटू जी। बात समझ आ रहा है, रो इंटू क्यू इंटू जी, ये वेट पर यूनिट टाइम वाली टर्म है। बात समझ आ रहा है। अगर मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट बन जाएगा। तो वेट पर सेकंड में कभी निकाला जाए या पूछा जाए, ठीक है, टरबाइन वगैरह में पूछा जाता है ना, तो वेट पर सेकंड में यदि आपसे पूछा जाए तो रो इंटू क्यू इंटू जी से निकलेगा, ठीक है। चलो नोट करो, हेडिंग डालो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन, हेडिंग डालो कंटिन्यूटी इक्वेशन। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट आएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन का, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, लिख लो जरा, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं आपको एक यहाँ पे सीन देता हूँ, देखो ध्यान देना जरा। अगर मान लो आपके पास में कोई ऐसा पाइप है, कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे पाइप जा रहा है। पाइप देख रहे हो आप कैसा पाइप है, कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से ऐसा। लेकिन क्या बात बोल रहा हूँ मैं, एक पाइप है, यहाँ पर अगर ये लिक्विड जाएगा, इसमें एंटर करेगा तो रास्ता एक ही है क्या, रास्ता एक ही है, ठीक है। अगर मान लो, ध्यान देना, अगर मान लो यहाँ पर जो फ्लूइड है वो कैसा है, वो मान लेते हैं इनकम्प्रेसिबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्रेसिबल? इनकम्प्रेसिबल का मतलब है डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर यहाँ मान लो, सोचो जरा, कोई ऐसी जगह जहाँ पे 100 लोग है,
अगर 200 यहां से आ रहे हैं तो 100 लोग यहीं रहेंगे, 200 यहां से निकल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? यानी कि कांस्टेंट रहेगा, अंदर अंदर जो जगह है वो आपकी बदलेगी नहीं, वो चेंज नहीं होगी। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो की कंडीशन में क्या समझे आप, जितना यहां से आएगा उतना यहां से चला जाएगा। तो चाहे बीच में जगह कैसी भी हो, जितना भी डिस्चार्ज यहां से आ रहा है उतना ही डिस्चार्ज यहां से भी होगा। बात समझ में आ रहा है? ऐसा कब होगा? ऐसा जब जब होगा जब एक रास्ता होगा, एक ही रास्ता है, चाहे रास्ता आगे जाके मोटा होए, पतला होए, कैसा भी होए, है ना, तो वो बात मैटर नहीं करेगी। बात क्या मैटर करती है कि अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, यानी कि डेंसिटी चेंज ना हो, ऐसा ना हो कि आपके पास में यहाँ पे, जैसे ट्रैफिक में भी यही करते हैं, ट्रैफिक में जंक्शन रूल लगाते हैं ना किसी इंटरसेक्शन पर, तो अगर मान लो 100 गाड़ियां यहां से आई है, ठीक है, इधर से मान लो 50 गाड़ी आई है, इधर से मान लो इधर से गाड़ी आई है ये जंक्शन पर किसी सर्किल पर, और ये मान लो इधर से आई है 150 गाड़ी आई है, तो बता सकते हो इधर से तीनों तरफ से ये गाड़ी आई है, गई नहीं है मान लो, है ना, तो डेफिनेटली इधर से कितनी जाएगी, क्योंकि कोई भी यहाँ पे चौराहे पे रुकता नहीं है, ऐसा मान करके चलते हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आया है वो जाएगा, जितना नेट आएगा उतना नेट जाएगा, और कोई यहाँ पे है नहीं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको आप जंक्शन रूल लगाते हो, आप बेसिकली कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाइए आपने यहाँ पर भी, ठीक है। तो समझो जरा, नोट कर लो, ये फिगर भी बनाओ आप, डिस्चार्ज आपने सेम बनाया, ठीक है, मैंने जानबूझ करके आधा टेढ़ा रास्ता बनाया था यहाँ पर, ठीक है। आगे जाकर के देखो जरा, अगर मान लो ऐसा कोई केस हो तो सोचो जरा, यहां से अगर डिस्चार्ज क्यू आ रहा है, तो जैसे वो जंक्शन में हुआ था, है ना, अगर यहां से क्यू आ रहा है और यहां पर मान लो Q1 जा रहा है और इधर मान लो Q2 जा रहा है, तो दो अलग अलग रास्ते हो गए। तो फ्लूइड पार्टिकल की तरह समझा करो इसको, 1000 पार्टिकल आए, 200 इधर से निकल गए तो 800 इधर से निकलेंगे। बात समझ में आ रही? अगर 1000 पार्टिकल्स आए तो 200 इधर से निकल गए तो 800 इधर से निकलेंगे। तो क्या बोला मैंने बातों बातों में, मैंने बोला इन दोनों का समेशन इसके बराबर है, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2, है ना। ऐसा कब हुआ? देखो डिस्चार्ज कब चेंज हो गया, डिस्चार्ज कब चेंज हो गया, जब अलग अलग रास्ते बढ़ गए। एक ही रास्ता हो, चाहे पाइप आगे जाके चौड़ा हो, ठीक है, मान लो आगे जाकर के एक्सपेंशन आ जाए, सडन एक्सपेंशन इसको कहते हैं। अगर मान लो आगे जाके कॉन्ट्रैक्शन आता है, मान लो ऐसे हो जाए, इसको ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, ये ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन है ना। आगे जाके मान लो सडन कॉन्ट्रैक्शन आ जाए ऐसे, तो ये सडन कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, पाइप की डायमीटर छोटी कर दी, है ना, समझ में आ रही बात है। सडन एक्सपेंशन, एकदम से डायमीटर चेंज, ठीक है, ये कैसा है, ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद में कांस्टेंट डायमीटर चली, उसके बाद में सडन कॉन्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है। तो पाइप के अंदर बात क्या है, देख बताना जरा, यहां पर अगर Q तो यहां पर भी Q, इस सेक्शन पे भी डिस्चार्ज Q, यहां पर भी डिस्चार्ज Q, यहां पर भी डिस्चार्ज Q। शर्त एक है, अगर रास्ता एक होगा तो आगे जाके चाहे कुछ भी हो रहा हो, कैसे भी पाइप की डायमीटर हो, कैसे भी एक्सपेंशन वगैरह कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, आप कैसा मानेंगे उसको, डिस्चार्ज सेम रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे की बात समझ में, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो, हाँ इनकम्प्रेसिबल होना जरूरी है वरना चेंज हो जाएगा। मतलब डिस्चार्ज तो सेम रहेगा ही निकलते और जाते समय, लेकिन वहां पर फिर डेंसिटी का रोल होगा, और डेंसिटी का हो सकता है टाइम के साथ में फंक्शन हो, तो फिर यहाँ का डिस्चार्ज अलग अलग वैसे हो जाएगा। तो कम से कम इनकम्प्रेसिबल में तो ये आपकी बात 100% ट्रू है। बात समझ में आ गई? हाँ, मास चेंज हो जाएगा, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ अभी, है ना, मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, जिसको पकड़ोगे तो आप, आपके लिए मतलब लगभग 99% टाइम ये वाले केस आएंगे आपको। अगर रास्ते बढ़ जाए आगे जाके तो डिस्चार्ज कभी भी सेम मत करना, इनका और इनका, फिर जितने रास्ते बढ़े थे सबका डिस्चार्ज टोटल करके जो आ रहा था उसके बराबर कर देना, ठीक है, ये इक्वेशंस लगेगी। चलो अब हम बात कर लेते हैं, जो इन्होंने क्वेश्चन उठाया था उसकी बात कर लेते हैं कि सर डेंसिटी वगैरह चेंज हो तो क्या करेंगे, है ना। देखो ध्यान देना, अभी अभी हमने Q का फॉर्मूला लिखा था वो A इंटू V लिखा था, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इस जगह पर जो भी सेक्शन है A1 V1, वेलोसिटी चेंज होगी क्या, वेलोसिटी कब चेंज होगी बताओ जरा। अगर Q को कांस्टेंट होना है और एरिया अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट चलेगी, है ना। और अगर एरिया, जैसे एरिया यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ का एरिया कम है, दिख रहा है ना कम एरिया, तो क्या हो जाएगा, इधर की वेलोसिटी, अगर इधर की वेलोसिटी में A1 V1 कहूं इस जगह पर, और यहाँ का डिस्चार्ज में A2 V2 कहूं, तो बताओ जरा V1 और V2 में क्या रिलेशन है। A1 बड़ा था, A2 कम हो गया, तो अगर ये कम हो गया और डिस्चार्ज बराबर रखना है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर बोल सकते हो आप वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में इस तरीके के, ठीक है, एनलार्ज सेक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है सेक्शन, ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सडन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन डीपीपीज में भरे पड़े, है ना, जाकर के सॉल्व करोगे ना आपको दिखेंगे। चलो लिख लिया आपने, ये भी लिख लो यहाँ पर पॉइंट कि डिस्चार्ज अगर रास्ता सेम है, एक ही रास्ता है तो डिस्चार्ज सेम होने वाला है,
और डिस्चार्ज अभी देखा था A इंटू वी होता है। तो बेसिकली आपके पास में अगर एरिया यदि बड़ा था तो वेलोसिटी कम है, और एरिया अगर छोटा है तो वेलोसिटी ज्यादा है। हमारे आईआईटी में ना, आईआईटी दिल्ली में एक जगह थी जिसका नाम था विंड टी, है ना, क्या नाम था उसका, विंड टी, ठीक है, उसको कहते थे विंड टनल। मैं बताऊं आपको, आपने फोटो देखी हो शायद आईआईटी दिल्ली की, तो यहाँ पर आपके पास में पूरी की जो पूरी बिल्डिंग थी, है ना, इसके अंदर यहाँ पर ऐसे फ्लोर्स बने हुए हैं, यहाँ पर, है ना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा फ्लोर बने हुए हैं ऐसे, और ये वाली जो जगह ना, ये वाली जो जगह है ये खाली है ना, ये वाली जो जगह खाली है। तो यहाँ पे बच्चे खाली टाइम में बैठे होते हैं, यहाँ पे खाली टाइम में यहाँ बैठ करके, ठीक है, आराम करते थे। जैसे कोई लेक्चर वेक्चर भी बंक कर दिया तो यहाँ आकर के बैठ जाते थे। और यहाँ किसी भी मौसम में जाओ, चाहे मौसम बहुत खराब हो, हवा बहती रहती थी। इसका नाम विंटी है ना। तो कैसे था ये, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ये आपका ना एक्सपोज्ड एरिया, यहाँ पर ये बिल्डिंग होने की वजह से ये पूरा का पूरा कवर्ड हो गया, ये, है ना, खिड़की दरवाजे वगैरह कुछ वहां पे थे, खिड़कियां थी बहुत सारी, ठीक है, और बाकी जो आपने ब्रिक वॉल और स्टोन वॉल वगैरह जो भी है वहां पे था। तो बस ओपनिंग यही थी। तो यहां से जब एयर आती थी तो क्या होता था, अचानक से एरिया कम, एरिया जो एयर के फ्लो के लिए जो एरिया है अचानक से कम, तो एरिया कम होने से वेलोसिटी बढ़ जाती थी। तो वो विंड टनल में हमेशा, उसका नाम विंड टनल इसीलिए था क्योंकि वहां हमेशा बिना पंखे के, मतलब गर्मी में आराम से बैठ जाओ आप, ठीक है, सुकून मिलेगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट था, जिस जगह से एयर पास हो रही है उस जगह का एरिया कम है, कम एरिया होने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ गई, है ना, वेलोसिटी जो विंड की होती थी वो बढ़ जाती थी, ठीक है। आगे चले, बहुत कहानी है इसके पीछे, मैं तो बताऊंगा नहीं आपको, अभी आगे चलते हैं ना फटाफट से, चलो। कहाँ गया, चलो, लिख लिया क्या आपने, सारा नोट कर लिया क्या, ठीक है, आगे चले गया। देखो, हटाओ, इन्होंने बोला था सर अगर डेंसिटी वगैरह चेंज हो तो क्या होगा, है ना, तो उसकी बात भी कर लेते हैं। अगर डेंसिटी चेंज हो, ये तो मैंने बता दिया कि आप अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, क्या कहते हैं इस फ्लो को, अगर डेंसिटी कांस्टेंट होती है तो इनकंप्रेसिबल फ्लो कहलाता है, यानी कि दबा नहीं है, दबा नहीं है इसलिए तो डेंसिटी कांस्टेंट है ना। इनकंप्रेसिबल फ्लो ये कहलाता है। इनकंप्रेसिबल फ्लो में हमेशा डेंसिटी कांस्टेंट चलेगी, ठीक है। डेंसिटी जब कांस्टेंट थी तो डिस्चार्ज बराबर किए थे हमने, और डिस्चार्ज की इक्वेशन A1V1 बराबर A2V2 हमने ये लगाई थी। ये कब लगाएंगे, जब डेंसिटी कांस्टेंट हो, यानी कि फ्लो कैसा हो, इनकंप्रेसिबल हो। अगर फ्लो कंप्रेसिबल है तो फिर क्या करेंगे, फिर ठीक है, देखो जरा, यहां पर मान लो आपके पास में एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। इस सेक्शन पर यहां पर जो फ्लूइड की डेंसिटी है वो ρ1 है, यहां पर डेंसिटी ρ2 है। तो मुझे ये तो पता है कि यहां से जो फ्लूइड निकलेगा वो लगातार फ्लो होगा, तो जितना मास यहाँ पे एंटर करेगा उतना मास यहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पर डेंसिटी अगर ρ1 है तो मास फ्लो रेट बराबर करना होगा इस केस में। तो मास फ्लो रेट क्या होगा, ρ इंटू क्यू, बेसिकली ρ1 A1 V1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ρ2 A2 V2। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन बन जाएगी। बात समझ आ गई। तो जब जब डेंसिटी चेंज हो तो जो सेक्शन, जिन दो सेक्शंस के बीच में आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा रहे हैं वहां पर डेंसिटीज रीड करते हुए मास फ्लो रेट को बराबर कर देना, ठीक है। वह मास के साथ में काम करना, वॉल्यूम के साथ में काम मत करना, ठीक है। लिख लिया क्या आपने, जवाब मिल गया आपको। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो इसी से रिजल्ट बना सकते हैं क्या, इफ द डेंसिटी इज कांस्टेंट देन व्हाट, ρ1 और ρ2 बराबर होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, दिस इज द सिंपलेस्ट कंटिन्यूटी इक्वेशन, और 90% टाइम आपकी ये यूज होती है, बार बार यही इक्वेशन को आप लगाते हुए नजर आओगे, है ना। और कभी कभार हो सकता है इसको लगाने की जरूरत पड़ जाए, कभी कभार हो सकता है डेंसिटी का कोई फंक्शन दे दे टाइम के रेस्पेक्ट में, स्पेस के रेस्पेक्ट में, तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अभी बात करते हैं, हेडिंग डालो कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3D। हेडिंग डालो द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3D। 3D में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, किसी को पता है कि 3D में कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है? अगर पता है तो मुझे बताओ, है ना। व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3D? व्हाट इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3D? नोट करो, द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3D is del rho by del t plus del by del x of rho u plus del by del y of rho v plus del by del z of rho w बराबर 0। नोट कर लो पहले, आपको ना ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए हमेशा, है ना। और ये कैसे आती है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। ये इक्वेशन आप सोइल में एक टॉपिक पढ़ते हो जो आपको वो है ना, तरजागीज 1D कंसोलिडेशन थ्योरी, उसमें भी सिमिलर टाइप का डेरिवेशन चलता है जो इस इक्वेशन के डेरिवेशन में आप यूज करोगे, है ना।
सिमिलर टाइप का डेरिवेशन वहां पे भी चलता है। तो इसका डेरिवेशन मैं दिखा देता हूँ, है ना, क्योंकि डेरिवेशन में बहुत सारी चीजें देखने को समझने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो नोट करो आप, कंटिन्यूटी इक्वेशन 3D में जो आपने ये लिखी है, दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3D, है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पर बेस्ड है बताओ जरा, क्या कंसेप्ट था जो आपने पहली लाइन लिखी थी वो, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्वेशन पर आधारित है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज द कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे अगर बात करो, सुनो मेरी बात को, जैसे मान लो यहाँ पर कोई चौराहा है, ठीक है, आप ऐसे ही समझा करो, यहाँ पर एक पाइप आया, दूसरा पाइप आया, तीसरा पाइप आया, यहाँ पे पानी पानी आ रहा है हर जगह से, और यहाँ से जाते हुए यहाँ जा रहा है। ये मैंने बेसिकली बीच में कंट्रोल्ड मास बना लिया है। यहाँ पे पहले से 100 पार्टिकल थे मान लो, और यहाँ पर मान लो एंटर किए 120, इधर से एंटर किए मान लो 130 मान लो एंटर किए, है ना। और यहाँ पर कुछ समय के बाद में इनकी एंट्री करने के बाद में यहाँ मान लो 120 हो गए, तो बता पाओगे कि यहाँ कितना है, यहाँ से कितना गुजर रहा होगा, ये बता पाओगे? या पहले 100 थे यहाँ पे, उसके बाद में जब ये आए ना तो यहाँ पर 120 हो गए मान लो। इसको आप जंक्शन भी बोल सकते हो। जब हाईवे पढ़ोगे तो मान लो 20 व्हीकल यहीं पर है, रोक लिया गया उनको किसी वजह से, है ना। जंक्शन रूल लगा करके यहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स बता सकते हो कि इधर से इतने आए थे, इधर से इतने। फ्लूइड में पढ़ रहे हो तो आप बोल दोगे इतना अमाउंट आया, इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में बोल दो, मीटर क्यूब पर सेकंड में बोल दो। यहाँ पे ऑलरेडी ये कंट्रोल्ड मास है, ये कंट्रोल्ड मास है, मतलब इस सेक्शन के अंदर मैं देख रहा हूँ इतना पानी पहले से था, तो बताओ जरा यहाँ कितना होगा। तो यहाँ ये जो आया था 130 प्लस 120 यानी कि 250 जो आया था, उसमें से 20 यहाँ पे ऐड ऑन हो गया, तो इसका मतलब बचा हुआ 230 यहाँ से गया होगा। मास कंजर्वेशन लगा क्या कि जो टोटल मास जो था वो कहीं ना कहीं तो बैलेंस हो रहा ना, यहाँ रुक गए 20 और यहाँ बचे हुए 230 चले गए, तो कंजर्वेशन ऑफ मास लगा क्या? हर कंडीशन में कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है। सोचो जरा, अगर यहाँ 100 के 100 ही रहते तो ये होता 250, है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेंसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हुई। अगर चेंज हो जाए डेंसिटी तब भी कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है क्या? कंजर्वेशन ऑफ मास तो तब भी लगेगा। बात समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ मास तो तब भी लगेगा। चलो इसी कंसेप्ट पर हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं ना। व्यू क्लियर हुआ क्या? आप चाहे तो बना लो इसको भी, है ना। जब भी आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो आपको अगर व्यू क्लियर करना है तो आप ऐसे बना सकते हो स्टेटमेंट अपने, है ना। ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आ जाता है। एक टॉपिक आता है ना वहाँ पे, जब रोटेरी के लिए हम निकालते हैं द मैक्सिमम रोटेरी कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, तो क्यू का जो फॉर्मूला आता है उसमें वीविंग लेंथ वगैरह, वीविंग रेशो, ठीक है, बी प्लस सी डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो बनाते समय आपको ये काउंटिंग वगैरह देखनी पड़ती है वहाँ पे कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ठीक है। जंक्शन रूल लगता है वहाँ पे भी। चलो बना रहे तो बना लो, हटा दूँ मैं इसको। तो अगर सेम रहता, अगर अंदर का जो पार्टिकल्स थे या फिर जो नंबर ऑफ व्हीकल्स थे, ठीक है, अगर वो सेम रहते तो इसका मतलब कांस्टेंट चल रही है डेंसिटी, है ना। थोड़ा सा समझ करके चलो इन सब चीजों को। चलो अभी क्या करते हैं अपन, यहाँ पर मैंने कंट्रोल्ड मास बनाया, और कंट्रोल्ड मास जो मैं बना रहा हूँ इसकी डायमेंशन छोटी सी लेंगे अपन। ये मैंने ले लिया dx, तो इसकी लेंथ है, dy इसकी हाइट है, और मान लेते हैं dz ये वाली डायमेंशन है, ठीक है। dx, dy और dz डायमेंशन समझ में आ गया क्या? देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको ना एक छोटी सी कैलकुलेशन करवा देता हूँ। आप लोग मुझे बताओ जरा, x डायरेक्शन में कितना मास आया, और ये क्या बताएगा x डायरेक्शन में कितना मास निकल गया। x डायरेक्शन में कितना मास आया, x डायरेक्शन में कितना मास निकल गया। इसमें से इसको घटा दोगे, ठीक है, इस वाले में से, पहले वाले में से दूसरे को घटा दोगे, तो अंदर वाले में जो मास चेंज हुआ वो पता लग जाएगा क्या? जैसे मान लो 120 आया था, 100 गया, तो अंदर वाले में प्लस 20 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो नोट करो आप, द नेट गेन इन द मास, द नेट गेन इन द मास इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में नेट गेन इन द मास कितना है? व्हाट इज द नेट गेन इन द मास इन द x डायरेक्शन। अब इसको लिखते कैसे है ना, इसको लिखोगे आप, x डायरेक्शन की वेलोसिटी मैंने u बोली थी आपसे, है ना। तो यहां लिखोगे मास कितना है, मास फ्लो रेट मतलब रो मल्टीप्लाइड बाय u। क्या फॉर्मूला है मास फ्लो रेट का? रो इंटू a इंटू v, ठीक है। आप चाहे तो यहां पर एक बार और लिख दो, मास फ्लो रेट का फॉर्मूला जो बताया गया था कितना, रो इंटू a इंटू v, ये लगा रहा हूं मैं। तो डेंसिटी रो है इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ पर जो ये प्लेन बनेगा इस जगह पर, और इस डायरेक्शन में आगे भी प्लेन है। ये छोटा सा एक मास लिया है मैंने, है ना, कंट्रोल्ड फ्लूइड लिया है। इधर से लिक्विड जा रहा है, उधर निकलेगा, x में, y में निकलेगा और z में निकलेगा, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में निकलेगा। इस प्लेन पर
कितना है, रो मल्टीप्लाइड बाय यू मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया लिखो जरा इसका एरिया, वो हो जाएगा dy मल्टीप्लाइड बाय dz, ठीक है, dy मल्टीप्लाइड बाय dz, सबको समझ में आया। चलो अब इस जगह पर जो मास निकलेगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा रो इंटू यू मल्टीप्लाइड बाय dy मल्टीप्लाइड बाय dz प्लस, कल भी लिखी थी ऐसी टर्म हमने, प्रेशर लिखते समय मैंने बताया था कि अगर आप इस जगह पे प्रेशर P लिखते हो तो यहाँ का प्रेशर कैसे बता सकते हो, P प्लस डेल P बाय डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय dx, ऐसे बताया था क्या। अब P प्रेशर लिख रहे हो तो ऐसे लिख दो, वेलोसिटी लिख रहे हो तो U लिख दो, और आप क्या लिख रहे हो, ये वाली टर्म यानी ये मास फ्लो रेट, तो यहाँ पर आ जाएगा जितना था उतना प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डेल किसके साथ में, डेल एक्स के साथ में, किस क्वांटिटी का, रो इंटू यू dy dz का, तो ये तो मैंने लिखा डेल पी बाय डेल एक्स वाली टर्म एक तरीके से मल्टीप्लाइड बाय dx, ये मैथ से थी इस जगह पे बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में ना, तो मल्टीप्लाइड बाय dx हो गया, सही है क्या बताना जरा। तो यहां से इतना आया था और यहां इतना चला गया, तो व्हाट इज द नेट गेन, नेट गेन में किसमें से किसको गिनाऊं, इसमें से इसको या इसमें से इसको, ना 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 ना, नेट गेन सोचो जरा, 120 आया था 100 निकल गया यानी कि 20 बचा, गेन जब बोलोगे तो इनिशियल में से फाइनल को घटाना पड़ेगा तब नेट गेन आएगा, तो नेट गेन कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में घटा लो, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, दिस माइनस दिस करना, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, और माइनस इसको कर रहे हैं इसलिए माइनस साइन लगेगा क्या, तो ये माइनस साइन के साथ में आ जाएगा कितना, डेल बाय डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाय रो यू dy, मैं सीधा लिख देता हूं dx dy dz, ऐसे लिख दूं क्या, तो माइनस ऑफ डेल बाय डेल एक्स है ना, माइनस ऑफ डेल बाय डेल एक्स, और कौन सी वाली टर्म, रो यू dx dy dz, इसलिए मैं बोलता हूं हर एक क्लास में होना जरूरी होता है आप लोगों का, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लास मिस कर दी तो इसमें मैंने पूरी कहानी बताई थी आपको, जो भी शॉर्ट में बताई है कि कैसे हम इस टर्म को लिखेंगे, और कई बार लिखेंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो कई बार लिखेंगे ना। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, ये नेट गेन ऑफ मास इन द एक्स डायरेक्शन है, इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में नेट गेन होगा, जेड डायरेक्शन में नेट गेन होगा, क्या तीनों टर्म एक साथ लिखवा पाओगे क्या, कैसे लिख देंगे, देखो ध्यान देना, इसमें आपके पास में देखो ये जो dx dy dz है ये तो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का x के डिफरेंशियल के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, ये हमने लिया था कंट्रोल्ड मास है ना। तो यहां देखना जरा, मैं इस वाली टर्म को तो बाहर ले लेता हूं और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है, तो मेरे पास में जो टर्म आएगी वो ये आ रही है कि देखो जरा ध्यान से, डेल बाय डेल एक्स ऑफ रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ रो वी प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ रो डब्ल्यू, सिमिलर करते हुए लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय dx dy dz, ये आएगा कि देखना जरा, जब आपने x डायरेक्शन वाला लिखा था इस वाले को तो डिफरेंशियल से बाहर निकाल देंगे, कोई भी चीज इंटीग्रेशन से और डिफरेंशियल से बाहर निकल जाती है अगर वो कांस्टेंट होती है, तो ये टोटल वॉल्यूम है जो मैंने इनिशियली लिया था, कंट्रोल्ड वॉल्यूम जो लिया था, तो ये डिफरेंशियल से बाहर निकल जाएगी, कांस्टेंट है, ठीक है, और डिफरेंशियल किसका रह रहा है, सिर्फ रो इनटू यू का, जब x डायरेक्शन में लिया था तो u आया था, y डायरेक्शन में लेंगे तो v आएगा, z डायरेक्शन में लेंगे तो w स्पीड आएगी, तो टोटल आपके पास में ये नेट गेन बन गया क्या। चलो अब ध्यान देना अंदर मामला क्या चल रहा है, मैंने ये तो देख लिया कि x से कितना आएगा, y से नेट कितना आएगा, z से नेट कितना आएगा, तो टोटल सब डायरेक्शन का जोड़ दिया, लेकिन अंदर कौन बैठा था, अंदर तो डेंसिटी है, तो डेंसिटी के अंदर चेंज कितना आया, तो नोट करो आप, दिस नेट गेन ऑफ मास इज इक्वल टू द डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, जब आप करें है ना, जब डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करोगे यानी कि dx dy dz करोगे है ना, और इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में, तो नेट गेन का पता लग जाएगा क्या। सोचो जरा, अंदर की तरफ जो मास था ना, यहाँ पे जो मास था, जैसे आपके पास में पहले मैंने एग्जांपल में 100 दिखाया था और मैंने बोला था कि 20 यहाँ पर आ गया आपका, तो 120 हो गया, तो वैसे मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि अंदर जो मास था उसमें जो चेंज आया वो निकाल सकते हैं ना 100 और 120 से, उन कैलकुलेशन को अगर नंबर्स में जो मैंने जस्ट पहले दी थी कि यहाँ पे 100 था, इधर से कुछ आया, इधर से कुछ आया और कुछ निकल रहा था, तो मैंने बोला था 100 से बदल करके ये 120 हो गया। अभी मैंने क्या कैलकुलेशन दी, यहाँ से जो आया था कुछ निकला, यहाँ से जो आया था कुछ निकला, अभी मैंने कैलकुलेशन क्या बताई आपको, मैंने बताया यहाँ पे कितना लिया था नंबर, कुछ 130 ले लो मान लो, और ये मान लेते हैं ये 120 लिया, और यहाँ से अगर 230 निकला, तो यहाँ से टोटल एंट्री और एग्जिट ये मिलाकर के हमारे पास में नेट गेन आ चुका है, तो मुझे पता लग चुका था इस कैलकुलेशन से, इन तीनों को देख करके कि अंदर 20 बढ़ चुका है। तो अंदर वाली कैलकुलेशन क्या कह रही है, वो कैलकुलेशन ये कहेगी कि मास
में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अंदर मास कितना था, अंदर 100 था, अगर उसकी कैलकुलेशन करें तो 120 माइनस 100 20 आना चाहिए। इनकी कैलकुलेशन, इन तीनों की कैलकुलेशन से भी 20 आ रहा है, इनकी कैलकुलेशन से भी 20 आ रहा है। तो बाहर वाली कैलकुलेशन हमने नेट गेन से ऐसे निकाल दी और अंदर वाली कैलकुलेशन जो मास में चेंज आया उसको ऐसे निकाला। ये दोनों क्वांटिटी सेम है, एक दूसरे के बराबर है। ये जो आपके पास में टर्म है वॉल्यूम वाली है, फिर से बाहर आ जाएगी और ये आमने सामने से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचेगा क्या, वही इक्वेशन जो आपने पहले लिखी थी, डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल ऑफ रो यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस डेल ऑफ रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल ऑफ रो डब्ल्यू बाय डेल जेड बराबर 0। लिख लो जरा, सब लोग बताओ जरा, समझ में आएगा। नंबर्स में जब खेलते हो ना तो बहुत अच्छे से चीजें दिख जाती है, समझ में भी आती है। तो इसीलिए मैंने पहले ये एग्जांपल दिया था आपको कि कैलकुलेशन अंदर जो गेन हुआ इसको बताने की दो कैलकुलेशन है, या तो अंदर वाले को देख लो, बाहर को देखो ही मत। 120 हो गया, 100 पहले था तो 20 का गेन हो गया। या तो ये कैलकुलेशन जो मैंने इधर लिखी है इस तरीके से, अंदर डेंसिटी थी, डेंसिटी में कितना मतलब मास में कितना चेंज आया, तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज द मास पर यूनिट टाइम में मास में चेंज। यहाँ पर भी हम वही लिख रहे हैं, पर यूनिट टाइम में मास के अंदर जो चेंज आया, नेट गेन इन द मास, ठीक है, नेट गेन इन द मास, मास फ्लो रेट से निकाला था। तो मास पर यूनिट टाइम में यहाँ था नेट गेन, और मास पर यूनिट टाइम में यहाँ नेट गेन है। दोनों टर्म सेम है, बराबर किया, रिजल्ट आ गया ये, सबका आ गया क्या। दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन, है ना, दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन। चलो इसको तोड़ते हैं धीरे धीरे करके। सबने नोट कर लिया, बताओ मुझे एक बार। ये इतनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि सॉइल में भी आएगी। जब जब भी आपका 2D फ्लो होगा, ठीक है, 3D फ्लो होगा, ये इक्वेशन लगाओगे आप सॉइल में। इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपका वो बनता है, लैप्लास इक्वेशन बनती है। फिर वहां पे दो सेट ऑफ कर्व आते हैं, एक सेट ऑफ कर्व फ्लो लाइन कहलाता है, दूसरा इक्विपोटेंशियल लाइन कहलाता है। फ्लो रेट का पूरा कंसेप्ट इस इक्वेशन पर आधारित है। अब वहां डिराइव नहीं करवाऊंगा मैं सॉइल में, मैं बोलूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स में डिराइव करवाता हूं मैं सीधा यूज करवा रहा हूं, है ना। चलो ध्यान देना, छोटी छोटी बातें हैं, इनको लिखने के तरीके क्या कर रहे हैं उनकी समझ होनी चाहिए। तो जब जब भी मैंने अलजेब्रा किया था ना मैंने अपनी लाइफ में, मैंने हमेशा नंबर्स में पहले खेलता था मैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है एक्स वाई जेड, क्या कहना चाह रहा है एक्स वाई जेड में तो कुछ दिखता ही नहीं था। तो पहले नंबर्स में खेलता था, उसके बाद में एक्स वाई जेड में चले जाते थे ना, इसलिए मैथ्स अच्छी थी मेरी। चलो आप लोग भी सीख गए होंगे मेरे हिसाब से कि कैसे क्वांटिटीज बताई जा रही है, एग्जैक्टली हमने बताया क्या है ना। चलो ध्यान देना। अब इस इक्वेशन को, दिस इज द मोस्ट जनरल इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन में कुछ कंडीशंस डालते हैं। पहली कंडीशन डालें, पहली कंडीशन ये है कि अगर आपके पास में लेट्स से कि स्टडी फ्लो है, अगर स्टडी फ्लो है तो टाइम के रेस्पेक्ट में हर एक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है स्टडी फ्लो में, ठीक है। तो नोट कर लो, इफ स्टडी फ्लो इज देयर, अगर आपको बोल दिया अगर स्टडी फ्लो है, देन डेल रो, जो भी टाइम के साथ में जो क्वांटिटी थी उसको जीरो कर दो। तो स्टडी फ्लो का जो रिजल्ट आएगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी, डेल ऑफ रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल ऑफ रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल ऑफ रो डब्ल्यू बाय डेल जेड इज इक्वल टू 0। आया क्या, पहली टर्म 0 हो गई ना, स्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो में फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करती है ना। अब यहां पर ये कंटिन्यूटी इक्वेशन 3D में क्या, एक्स वाई जेड, अगर 2D में बतानी हो तो मत लो जेड को, एक्स और वाई को ले लो, या कोई भी दो ले लो। जैसे ये बोर्ड का जो प्लेन है इसको मैं वाई जेड प्लेन बोल सकता हूँ क्या, बोल सकता हूँ, मेरे हाथ में वाई और जेड बोलना, है ना। तो किसी भी एक टर्म को आप 0 कर देना, ठीक है। चलो देखो, अब इसके बाद में यहां पर अगर एक और कंडीशन डाल दे, इफ द फ्लूइड फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है रो कांस्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो कांस्टेंट, इक्वेशन में कैसे खेलोगे, डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा, 0 में डाल देंगे फिर, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो डेल यू, ये इक्वेशन बन जाएगी डेल यू बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड इक्वल्स टू 0। दिस इक्वेशन, दिस इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 3D एंड दिस इज एप्लीकेबल व्हेन द फ्लूइड फ्लो इज स्टेडी एंड इनकम्प्रेसिबल। बात समझ में आ गई। तो पूरी किताब मैंने खोल के बताई आपको कि किस तरीके से ये इक्वेशन आई है, उसके बाद में इसका क्या हाल हुआ। जब हम सोइल में पढ़ते हैं तो सोइल का भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो बाउंसर लेकर के खत्म कर देना टॉपिक, है ना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोइल में पढ़ेंगे ये वाली चीज हम, ठीक है। सोइल में हम बात करेंगे सीपेज की, सीपेज की जब बात करेंगे तो डैम के नीचे से जब सीपेज होगा तो 2D फ्लो की बात करेंगे,
इधर तो जा ही नहीं रहे हम, ऐसे जा रहे हैं डैम के नीचे से, है ना। तो 2D फ्लो होगा, तो 2D फ्लो में x और y इनको ले लो बस, तो डेल u बाय डेल x प्लस डेल v बाय डेल y बराबर 0। उसके बाद में वहां आता है डार्सीज लॉ। u का मतलब होता है x डायरेक्शन की परमिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन x डायरेक्शन, और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट x डायरेक्शन को कहते हैं डेल h बाय डेल x, है ना। x डायरेक्शन में हेड कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो इक्वेशन में u की जगह तो ये डाल देते हैं और v की जगह डाल देते हैं k बाय मल्टीप्लाइड बाय डेल h बाय डेल y। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फिर फर्दर, तो kx और ky बाहर आ जाएंगे अगर कैसा है, अगर होमोजीनियस है तो, आइसोट्रोपिक नहीं, होमोजीनियस है तो, और kx और ky बराबर हो जाएंगे अगर आइसोट्रोपिक है तो फिर 0 पे चले जाएंगे। फाइनली इक्वेशन आती है डेल स्क्वायर h बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर h बाय डेल y स्क्वायर बराबर 0। इस तरीके की इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है, नेबुला का स्क्वायर, ठीक है, h इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेबुला ऑपरेटर ये कहलाता है, डेल स्क्वायर h बराबर 0 ये कहलाता है, ठीक है। और इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, लैप्लास इक्वेशन कहते हैं। तो अगर किसी ने सोइल पढ़ी हो, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा हो तो ये कर लो, ठीक है। लिख लो साइड में कि हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज करेंगे जब सोइल पढ़ाएंगे तब। सारे डेरिवेशन यदि आपको पता होते हैं ना तो आपकी पकड़ रहती है हर टॉपिक पर, है ना। ये आते हैं सब, नेबुला ऑपरेटर भी आता है, लैप्लास इक्वेशन भी आती है, जगह जगह आती है, हर एग्जाम में आती है। तो आपको पता होना चाहिए कहां से कैसे खेला जाता है। तो अगर एक किसी सब्जेक्ट में प्रॉपर डेरिवेशन सब कुछ दे दिया है तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में कभी जरूरत पड़ेगी तो डेरिवेशन दोबारा देने की जरूरत नहीं है, सीधा इस इक्वेशन को यूज करेंगे। समझ में आ गई बातें सारी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डीपीपीस के अंदर है, और वो क्वेश्चन जेईएन में एईएन में आए हुए क्वेश्चंस भी है, ठीक है, ईएसी वगैरह के क्वेश्चंस भी है। तो आप लोग करोगे तो मजा आएगा, है ना। चलो वापस से उसी टॉपिक पर आ जाते हैं। हो गया आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन, हो गया। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, सबसे फेवरेट क्वेश्चन। लेकिन वो टाइम गया जब ये क्वेश्चन आया करते थे, है ना। अब टाइम अलग चल रहा है, ये क्वेश्चन कब तक आएगा ये तो हर एक बच्चे को पता है, ठीक है। चलो नोट करो। अगला हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में डिटेल में, है ना। तो लिख लो जरा, हेडिंग डालो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो इस टॉपिक को भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जो मैंने ब्रेक से पहले आपको बताया था फटाफट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसको ऐसे लिखा जाता है UIK प्लस VJK प्लस WKK। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन की और जेड डायरेक्शन की। अगर मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछेगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर। ध्यान देना सारे स्मॉल लेटर से, ये V भी स्मॉल लेटर में, ये कैपिटल लेटर में, है ना। उससे पता लगेगा कि आपको टोटल वेलोसिटी पूछी है या फिर आपको वाई डायरेक्शन की पूछी है ना। सुनना जरा, दिमाग कभी मत लगाना। एक बार गेट में क्वेश्चन आया, उसने एक्सेलरेशन पूछा था एक्स डायरेक्शन में और बच्चों ने टोटल एक्सेलरेशन निकाल दी। तो जबरदस्ती ज्यादा मेहनत भी करी और बच्चा कुछ निकालता है तो ऑप्शन तो दिया होता है वो, लेकिन वो गलत होता है। उसमें ऑप्शन भी दिया होता है टोटल एक्सेलरेशन इतना होगा, वो वाला ऑप्शन, लेकिन वो गलत माना जाएगा क्योंकि आपसे जो पूछा है बस वो बताओ। जबरदस्ती का ज्ञान वह नहीं दे सकते। सब्जेक्टिव में तो आप एक्स्ट्रा भी लिख देते हो, तो एक्स्ट्रा जब लिखा होता है तो कॉपी चेक करने वाला क्या सोचता है कि अच्छा बच्चे को और भी आगे भी आता है, चलो ये तो सही था, नंबर दे दिया, आगे बढ़ गए, है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो टिक लगाना है आपको, टिक लगाने में फालतू का ज्ञान तो कोई मैटर करता नहीं है ना। ध्यान देना। वेलोसिटीज समझ गए कि आप, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की वेलोसिटीज, बेसिकली ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स कहलाते हैं। दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन, है ना। ध्यान देना। अब यहां पर बात समझने की क्या है, u, v और w ये तीनों एक फंक्शन होंगे, है ना। ये तीनों अलग अलग फंक्शंस होंगे। और कौन से फंक्शंस होंगे ये डिपेंड करेंगे, इट विल डिपेंड ऑन, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, x पर, y पर, z पर और t पर। तो 4 वेरिएबल्स है जिस पर ये डिपेंड करेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको एक वेलोसिटी वेक्टर दे दूं जो कि आपके पास में 3x² y TIK प्लस 5xyz, ठीक है, मान लो JK प्लस 16t², ठीक है, xy मान लो ये k, ऐसे करके कुछ दिया, कोई भी रैंडम वेक्टर मैंने दे दिया,
तो जरूरी नहीं कि सारी टर्म आए, एक्स वाई जेड और टी, किसी में भी कोई भी टर्म मिल सकती है, किसी में कोई मिसिंग हो सकती है, ठीक है। बस मुद्दा ये है कि हमारे पास में हर एक कंपोनेंट में चार चार वेरिएबल बैठे हुए हैं, एक्स वाई जेड और टी। बात समझ में आ रही है? चलो ध्यान देना। अब यहां से हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। तो एक्सेलरेशन का क्या तरीका बताया था मैंने, एक्सेलरेशन वेक्टर को लिखते हैं ax, और व्हाट इज दिस, आई के प्लस ए बाई जे के प्लस ए जेड के के। सारे लोग सिर्फ इधर देखो, है ना, एक्स डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन वेक्टर जब आप निकालोगे तो सीधा वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट मत करना, क्या करना पड़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन जो होता है वो डीवी बाई डी होता है, हम मानते हैं इस बात को, ठीक है। लेकिन यहां पर जब जब भी आपको एक्सेलरेशन वेक्टर चाहिए होगा तो आपको एक्स डायरेक्शन का अलग निकालना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन का और जेड डायरेक्शन का अलग निकालना पड़ेगा, और जब निकल जाएगा तो इधर रख देना, एक्सेलरेशन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, एक्सेलरेशन वेक्टर एक्स डायरेक्शन का कैसे निकालते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर अगर आपको एक्स डायरेक्शन का निकालना है तो कौन सी वेलोसिटी डिफरेंशिएट होगी, जिस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालना है उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी डिफरेंशिएट होगी, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। अब ये कहलाते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल, है ना, परफेक्ट टोटल डिफरेंशियल कहलाता है। जब भी कोई फंक्शन डेरिवेटिव लेते समय अगर ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो, सिर्फ टी का फंक्शन होता तो आप नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन यहां पर वेरिएबल एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है और टी भी है, तो आपके बेसिकली यहां पर पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट लगेगा, जो कि चेन रूल है। तो चेन रूल कैसे लिखते हैं, चेन रूल कैसे लिखते हैं, सुनना मेरी बातों को ध्यान से सुनना। du लिखते समय हम यहां पर लगा देंगे डेल u, ठीक है। बेसिकली मैं आपको अलग से बता देता हूं, है ना। बेसिकली अगर आपको du निकालना है, नेट चेंज निकालना है, जैसे भी आपने नेट चेंज निकाला था, x में हो तो क्या होगा, फिर y में हो तो क्या होगा, फिर z में हो तो क्या होगा, फिर तीनों को जोड़ा था, ठीक है। तो बेसिकली d, अगर आपको du निकालना है मान लो, ठीक है, मान लो आपको du निकालना है, तो du कैसे निकलेगा, du निकलेगा डेल u बाय डेल x मल्टीप्लाइड बाय dx, ये x में चेंज है, y में चेंज डेल u बाय डेल y मल्टीप्लाइड बाय dy, और z में चेंज डेल u बाय डेल z मल्टीप्लाइड बाय dz, ये z में चेंज हो गया। तो क्वांटिटीज का चेंज किस तरीके से हो रहा है, देखो ना, यूनिट वाइज भी देखो तो dx वाली यूनिट x वाली यूनिट कैंसिल आउट हो गई, तो ये सारे चेंज ही बता रहे हैं वेलोसिटी वाले, तो ये du है। अब इसी में नीचे अगर मैं dt लगा दूं, सोचो जरा, अगर इसी में इधर भी dt लगा दिया, इधर dt, इधर dt और इधर dt, तो क्या बन जाएगा, डेल u बाय डेल x मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt, dx बाय dt इज व्हाट, डिस्टेंस में चेंज, यहां से पार्टिकल वहां चला गया x में, डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या देगा, इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी देगा, यानी कि u देगा। स्पीड क्या होता है या वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो डिस्टेंस उस डायरेक्शन में कितनी, डिवाइडेड बाय टाइम कितना, है ना। तो ये आपका जो बनेगा टर्म, यहाँ पर अगर दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दें तो आपको जो चाहिए वो मिल गया क्या, तो क्या लिख पाएंगे, लिखवा दो जरा, डेल u बाय डेल x मल्टीप्लाइड बाय dx बाय dt प्लस डेल u बाय डेल y मल्टीप्लाइड बाय dy बाय dt प्लस डेल u बाय डेल z मल्टीप्लाइड बाय dz बाय dt। लिखो जरा, अब लिखो आप लोग, फिर आगे बताता हूं। मैंने यहां पे लिखा है u v w वेलोसिटी के कंपोनेंट है x y और z डायरेक्शन में, u v और w वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट है, x पर, y पर, z पर और t पर। कभी कोई वेरिएबल मिसिंग भी हो सकता है, कभी कोई वेरिएबल मिल भी सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो हम डिस्कशन कर रहे हैं x y z t, चार वेरिएबल है जिन पर ये वेलोसिटी डिपेंड कर रही है। थोड़ी सी मैथ्स बताई थी मैंने आपको, कैसे लिखा था, अभी डेरिवेशन में भी लिखा था ना आपने ये, कि x डायरेक्शन में चेंज कैसे, y डायरेक्शन में कितना, z में कितना, तो टोटल कितना, टोटल चेंज ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो लिखो, सबसे अच्छे तरीके से डिफरेंशियल्स वगैरह को, इसको जो ये मैथ्स अभी आ रही है आपकी पार्शियल डेरिवेटिव वगैरह, वो हम एफएम सब्जेक्ट में ही सीखते हैं। अगर यहां सीख लिया आपने तो बाकी जगह तो छोटी मोटी कैलकुलेशन आएगी। इस वजह से जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था एफएम, तब मैंने बोला था कि बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, सारी मैथ्स और फिजिक्स पढ़ेंगे।
आ गई समझ में बातें सारी गौतम? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन गया दिखा सकता है क्या कोई मुझे? dx by dt चेंज इन x डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, x डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी u, ये क्या बन जाएगा? ये v बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? w बन जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे? अब ax को लिखवा सकते हैं क्या? लिखवाओ जरा। ax क्या बन गया आपका? ax हो गया u मल्टीप्लाइड बाय डेल u बाय डेल x प्लस v डेल u बाय डेल y प्लस w डेल u बाय डेल z। ये इक्वेशन बन गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशंस लिख सकते हैं क्या आप लोग? बार बार मैथ से लगाओगे या सिमिलरली लिख लोगे? सिमिलरली लिख लोगे? बताओ देखें। अगर लिख लिया हो तो मैं इनको हटा रहा हूं, है ना? लिख लिया सारा? हाँ हाँ, अच्छा इसमें एक टर्म बाकी है ना, लास्ट टर्म और रहेगी इसमें। ये x वाली हो गई, y वाली होगी, z वाली होगी, चौथा वेरिएबल तो लिया ही नहीं अभी तक। वो कौन सा है? टाइम वाला। तो डेल u बाय डेल टी, सीधा डेल u बाय डेल टी। तो यहाँ पर ऐड करो डेल u बाय डेल टी। अभी आगे जाके याद आता फिर लोकल एक्सेलरेशन और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बताते समय, है ना? तो इन्होंने सही रिकॉल कराया कि सर चौथा वेरिएबल था, टाइम के साथ में वो वाली टर्म भी यहाँ पर आएगी। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये आपके पास में बेसिकली x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ गया। मैं दोबारा से लिखूंगा इसको, मैं हटा देता हूँ इनको अभी, तो है ना? जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट निकला है उस रिजल्ट को मैं एक बार फिर से शो कर देता हूँ, है ना? तो हमारे पास में ax तो ये निकला, सीधा ay लिख देता हूँ मैं। ay बताना जरा, ay कितना है बताओ? यहाँ देखना जरा, यहाँ u आया था, यहाँ u आया था, यहाँ u आया था, u का ही फंक्शन चल रहा था। अब किसका फंक्शन आएगा? v का। और यहाँ पर ये u ही आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे dx आता था, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ay क्या है पहले तो ये बताओ। ay क्या है? dv डिवाइडेड बाय dt, स्मॉल v लिखना है ना, dv बाय dt। अब ये कितना हो जाएगा? लिखवाओ जरा, कौन लिखवाएगा? गौतम। कितना लिखेंगे इसको? दिस विल बी u मल्टीप्लाइड बाय डेल v बाय डेल x प्लस v डेल v बाय डेल y प्लस w डेल v बाय डेल z प्लस लास्ट टर्म डेल v बाय डेल t। इस तरीके से लिख देंगे। ऐसा करो, समझ तो डेवलप होगी सभी लोगों की। जो मैंने ये सामने लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन को देके सॉल्व कर दो। मैं आपको दे देता हूं, द पॉइंट गिवन इज 1, 2, 3 एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आप लोग मुझे सारी चीजें बताओगे इसमें। x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है ये बताओ, y डायरेक्शन की वेलोसिटी बताओ। सारे क्वेश्चन पूछूंगा इसी जगह पर, है ना? x डायरेक्शन की वेलोसिटी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, z डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये तीनों चीजें बताओ पहले तो। जो पूछा है बस उसका जवाब देते जाओ। इस पॉइंट पर t बराबर 1 सेकेंड पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? तो पॉइंट को लिख दो यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है? x डायरेक्शन की वेलोसिटी। पूछा कहाँ है? इस पॉइंट पर, तो पॉइंट को पुट कर दो। ठीक है, तो बताओ जरा, अगर आप v वेक्टर यहाँ पर बताते हो इस पॉइंट पर, तो कितना आएगा? पुट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1, यहाँ पर 2, ठीक है? तो ये हो गया 6 आ रहेगा सबका, देखना जरा। ये हो गया 6 आई के। नेक्स्ट बताओ जरा, ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, है ना? तो 3 दूनी 6, 5 30, 30 आ गया क्या? दिस इज 30 जे के प्लस यहाँ पर एक्स वाई यानी कि 2, 32 आ गया क्या? 32 के सबका ये आया क्या? तो अगर मैं आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, व्हाट इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, क्या आंसर होगा? व्हाट इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन? 6। व्हाट इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन? 30। वेलोसिटी कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन? 32। व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट एट t बराबर 1 सेकेंड? अगर मैं ये पूछूं तो, और नंबर्स दिए हुए ऑप्शन में, इसका मोड निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस ऑफ दिस वेक्टर निकाल लो जरा। तो अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपसे पूछे कि ये वेलोसिटी वेक्टर है और इस पॉइंट पर t बराबर 1 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, और ऑप्शन में नंबर्स दिए हुए हैं, तो वेलोसिटी के साथ उसने डायरेक्शन नहीं बोला, तो आपको टोटल वेलोसिटी बतानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? आपको टोटल वेलोसिटी बतानी पड़ेगी। कितनी आ रही बताना जरा? 44.
27 यूनिट्स लिख देते हैं यहाँ पे ना, जो भी यूनिट्स में वो चला रहा है अपना डेटा, उस यूनिट में आपका आंसर आ जाएगा। इसको ब्लैंक मत छोड़ा करो। अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जो यूनिट वाली है, डायमेंशन जिसकी होती है, तो यूनिट लिखा करो। जैसे पता नहीं चल रहा ना कि एक्स वाई जेड मीटर में है कि किलोमीटर में है, कितने में है, तो अगर नहीं पता चले तो यूनिट तो देगा ना कुछ ना कुछ, तो यूनिट लिखा करो। ठीक है, चलो अब ध्यान देना जरा। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या मुझे एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकाल के दे सकता है क्या कोई? दे सकता है क्या एक्सेलरेशन? निकालो फिर, अगर दे सकते हैं तो निकालो। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना होगा? इस पॉइंट पर ही बताना है, इस टाइम पर बताना है, तो यहाँ u आएगा। मैं पहले u को ये लिखूंगा, फिर पॉइंट डालो, उससे बढ़िया मैं 6 लिख दूं सीधा, तो इसको लिख सकते हैं 6। मेरा काम करने का तरीका ये होता है, देखो अगर मेरे से एक्सेलरेशन भी पूछा होता है ना फाइनल की, एक्सेलरेशन वेक्टर निकालो, तो पहले मैं वेलोसिटी का ये वेक्टर बनाता हूँ, बनाने के बाद में सीधा सीधा फिर एक्सेलरेशन निकालने जाएंगे, तो ये मेरा u डलेगा। आप चाहे तो इसको u को एज इट इज रखो, फिर पॉइंट पुट करो, तो उससे अच्छा है कि पॉइंट पुट करके हमारे पास में रिजल्ट है ही, तो 6 रख दिया है ना, ये तो 6 हो गया। मल्टीप्लाइड बाय डेल यू बाय डेल एक्स, कितना आएगा डेल यू बाय डेल एक्स? 6xyt। y और t को तो कांस्टेंट रखेंगे और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x है, तो ये बन जाएगा 6xyt। बना क्या सबका? ये 6xyt बन जाएगा, है ना। तो 6xyt बताओ जरा कितना बन रहा है? 6xyt रख दो जरा, 6xyt 6 दूनी 12 बन रहा है क्या? ठीक है, तो 6xyt यानी कि 12 आपका ये बन गया। हाँ 72 बन गया, मतलब आई कैप मत बोलो क्योंकि ये खुद ही ax चल रहा है अभी, आई कैप मत बोलो। अभी तो आपकी पहली टर्म कैलकुलेट हुई है, फिर दूसरी टर्म कैलकुलेट करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे, सबको जोड़ेंगे तब जाके आई कैप बनेगा, है ना। चलो तो x बताओ, x के अंदर ये पहली टर्म हमने कैलकुलेट कर दी, दूसरी टर्म को पकड़ो v कितना है? 30। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? डेल यू बाय डेल वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 3x² t बनेगा। पॉइंट पुट करोगे तो 3 आएगा क्या? पॉइंट पुट कर दो, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 3 आ गया। देखो आपको अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में मिलता है, इतना टाइम नहीं होगा कि आप सब चीजें लिखो, तो फटाफट आपको काम करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाओ ताकि हम मल्टीपल चीजें एक साथ कर पाए। मैंने डिफरेंशिएट भी किया, पॉइंट्स को भी पुट किया, है ना। डेटा अपना अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, अच्छे तरीके से लिखा होगा, जैसे मैंने इसको लिख लिया था पहले, तो फिर ये आधी से ज्यादा हेडेक खत्म हो गई कि u v w कितना रखेंगे, है ना। चलो ये हो गया। नेक्स्ट बताओ, 30 के बाद में w z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म मेरे को 0 मिलने वाली है। नेक्स्ट वाला टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 3x² y बनेगा, पॉइंट पुट करोगे तो 6 बन जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 6। तो बताना टोटल कितना है? 168। तो इसका मतलब क्या है? आंसर होगा आपका द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 168 यूनिट। बात समझ आ गई? एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 168 यूनिट। मैं क्वेश्चन को यही छोड़ दूं क्या? ay और az निकाल सकते हैं क्या? टोटल एक्सेलरेशन यदि पूछेगा आपसे तो अंडर रूट ऑफ ax² प्लस ay² प्लस az² करना पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ ax आया है ना, 168 यूनिट आया, क्योंकि मुझे कुछ और चीज बतानी है ताकि टॉपिक खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन फिर से लेंगे, है ना, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लेंगे। तो अभी जो है इसका टॉपिक खत्म करते हैं ना। ध्यान देना, ये जो आपके पास में 4 टर्म आई थी, हटा दूंगा इन सबको, नोट कर लिया गया? देखो यहां पर जो 4 टर्म आपको नजर आई थी इस एक्सप्रेशन में, 3 टर्म में तो आपको x के डिफरेंशियल मिल रहे होंगे, x y z वाली टर्म थी, है ना, और जो चौथी टर्म थी उसके अंदर टाइम का फंक्शन मिल रहा है, टाइम का आपको डिफरेंशियल मिल रहा है। तो ये वाला जो एक्सेलरेशन होता है, ये जो 3 टर्म है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ये कहलाता है कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड द लोकल एक्सेलरेशन। ठीक है, नोट कर लो, लोकल एक्सेलरेशन ये कहलाता है। तो अभी आपके पिछले क्वेश्चन में जो 168 आंसर बताया था, अगर आपसे पूछे व्हाट इज द टोटल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सुनो ध्यान से, व्हाट इज द टोटल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, आंसर आया था 168। अब ये जो लास्ट वाली टर्म थी ये आपकी आई थी 6, तो ये कितना था? ये टोटल मिलाकर के 162 था। आपने 168 बताया था, है ना, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं कैलकुलेशन। तो अगर आपसे ये पूछे व्हाट इज द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, आंसर टिक लगेगा 162 पे। 168 भी ऑप्शन में दे रखा होगा, वो गलत होगा, 162 पे टिक लगेगा। व्हाट इज द कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, 162।
व्हाट इज द लोकल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन? तो कोई मूर्ख होगा जो इसको निकालेगा, क्यों निकाले? लोकल का मतलब सीधा टाइम का डेरिवेटिव वाला, तो बस सीधा ये निकालना, फिर क्यों मेहनत करें जब पूछा ही नहीं तो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बस चीजें ना प्रैक्टिस मांगती है, बस जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो डायरेक्ट चलना बंद करो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए डेरिवेटिव्स वगैरह जो छोटी मोटी मैथ्स लगती है, जो आपने बार बार सीखी थी। देखो इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के बाद में भी ना उन लोगों को भरोसा नहीं था आप लोगों के ऊपर कि ये लोग 11th-12th में ढंग से मैथ्स पढ़ के आए हैं। इस वजह से आपको इंजीनियरिंग मैथ्स दोबारा पढ़ाई गई थी कि मैं आऊँगा, मैं इंजीनियरिंग मैथ्स हूँ, मैं दोबारा आऊँगा, मैं बार बार दिखूंगा, अप्लाई करो। और उस इंजीनियरिंग मैथ्स में तो आपने पता नहीं क्या क्या किया था, क्या क्या किया था, गॉसियन थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, एक्सपेंशन, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी जो आपने की थी, जो कि सिर्फ गेट में आती, ठीक है। ईएससी में जोड़ दी है तो ईएससी में भी आती है, बाकी एग्जाम्स में तो आपका फिर भी पाला नहीं पड़ता है ना। लेकिन जो छोटी मोटी मैथ्स लगती है, जो आपकी सिविल में बराबर आपको जगह जगह दिखाई देती है, तो कम से कम उतना तो सीखो। और वैसे सिविल बहुत बड़ी है, एमटेक पीएचडी, तो जितनी भी इंजीनियरिंग मैथ्स आप पढ़ते हो ना, वो कहीं ना कहीं एमटेक पीएचडी में काम आती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो छोटी मोटी जो मैथ्स बताइए उसको समझते हुए चलो। कैलकुलेशन कई बार मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो जब मैं कर पा रहा हूँ तो आप लोग भी कर पाओगे, बस प्रैक्टिस उस तरीके से करने की जरूरत है, ठीक है। आगे बात समझ में। कन्वेक्टिव और लोकल लिख लिया कि आपने अच्छे से? मैं एक बार लिखवा देता हूँ, है ना, नोट कर लो। द टर्म डेल यू बाय डेल टी इन द एक्सप्रेशन, द टर्म डेल यू बाय डेल टी in the expression of ax, the term del u by del t in the expression of ax is called local acceleration in x direction. Local acceleration in x direction. And the rest of the terms, and the rest of the terms in the expression of ax is called, क्या कहलाता है? convective acceleration in x direction, है ना, is called the convective acceleration in x direction. आपको मैं कितना भी बता दूं, बार बार डायरेक्शन के साथ बता दूं, लेकिन आप ये गलती फिर भी करोगे, है ना। तो आप शब्दों को पकड़ना, एक्स डायरेक्शन का पूछा है या टोटल का पूछा है, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लोकल एक्सेलरेशन, अभी सब लोगों को ये नजर आ रहा है, तो आप आंसर दे दोगे सर ये लोकल एक्सेलरेशन सिर्फ एक्स डायरेक्शन का है। अगर आपको टोटल लोकल एक्सेलरेशन पूछे, सिर्फ ये बोले कि लोकल एक्सेलरेशन कितना है, तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा? लोकल एक्सेलरेशन निकालते समय, जैसे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ AL, है ना। लोकल एक्सेलरेशन कितना बनेगा? वो बनेगा डेल यू बाय डेल टी एक्स, ये आई के डेल यू डेल वी बाय डेल टी, है ना, डेल वी बाय डेल टी जे के प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल टी के। अब ये आपका लोकल एक्सेलरेशन बना है टोटल। बात समझ में आ रही? तो सिर्फ लोकल एक्सेलरेशन बोले, डायरेक्शन नहीं बताए, तो आपको ये निकालना पड़ेगा, फिर इसका मोड लेना पड़ेगा, तब जाकर के लोकल एक्सेलरेशन टोटल निकलेगा। ऐसा ही काम किसके साथ? कन्वेक्टिव के साथ। कन्वेक्टिव में भी अगर वो डायरेक्शन स्पेसिफिक है तो सिर्फ उस डायरेक्शन का निकालो, अगर उसने डायरेक्शन नहीं बताई तो टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। बात आ गई समझ में? चलो, सिमिलरली इन द अदर डायरेक्शंस टू, ठीक है, सिमिलरली इन द अदर डायरेक्शंस टू। मुझे बताना, अगर स्टेडी फ्लो दे रखा हो तो कौन सी चीज जीरो हो जाएगी इन चारों में से? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग? स्टेडी फ्लो अगर है तो टाइम के रेस्पेक्ट में चीजें चेंज नहीं होती है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी कोई सी भी, तो इसका मतलब लोकल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। लिख लो जरा, ठीक है। तो क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेगा, द स्टेडी फ्लो इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा देयर विल बी नो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, देयर विल बी नो लोकल एक्सेलरेशन, देयर विल बी नो लोकल एक्सेलरेशन, है ना। टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल जीरो होगा। बात आ गई क्या समझ में? तो हम लोग यहीं रुकते हैं। जो आज हमने सीखा है, बहुत सारी चीजें हमने सीखी है ना इससे रिलेटेड, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी क्वेश्चंस भी करेंगे। और जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स का दूसरा पार्ट है, वेलोसिटी, पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन, उसको भी समझेंगे और उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, है ना। आज इतना ही करते हैं।